हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हमारी ये सेकंड पार्ट आ गया। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट बुक का हमने जितना भी रिवीजन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको बताए थे, जो बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब हमारे पास आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका कौन सा वाला पार्ट सेकंड है? कौन सा पार्ट है? ये पार्ट सेकंड है। इसमें देखो भाई, जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं आपको सेकंड बुक कराऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर जिसने जो भी कोई नया बंदा आता है सेकंड वीडियो देखता है, अगर जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें या तो कमेंट में डाल दूंगा या डिस्कशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो, यहाँ से हमारा जो सेकंड बुक है वो चालू होती है प्रकाश से। अब मैं तुम्हें पूरा डिटेल में तो बताऊंगा नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे मेन टॉपिक बता रहा हूँ जो आते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला भाई, ये वाला मैंने कहाँ से चालू करवा रहा हूँ, प्रकाश का उत्तल मीडिया का सिद्धांत बार बार रिपीट होता रहता है, तो हमें दोबारा टॉपिक बता रहा हूँ। अब मैं किसी को बताने नहीं बैठूंगा तुम लोगों को, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये तो आपका 10 से स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप पहले से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा, तो कुछ नॉर्मल चीजों को सीरीज जल्दी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश का उत्तल का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे कि मैंने कहा, कोई मैंने एक यहाँ पर माध्यम लिए दो, एक पहला माध्यम और ये मैंने लिया दूसरा वाला माध्यम, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, मैंने कहा जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसमें जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो एक चीज बताओ, मैंने बोला ये मेरे पास बीच में क्या हो गया भाई, ये अवलंब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वाला ये अवलंब हो गया, ठीक है। बीच में मैंने अवलंब डाला, ये वाली आपतित किरण ये कैसे हो गई? अपवर्तित। अब ये क्या कहते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कोई क्या लगा दिया, बीच में नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया? दर्पण। तो पता है क्या कहता है, ये जिस माध्यम से गई थी, जैसे मैंने बोला इस रास्ते से गई है, ये थोड़ी सी इधर की तरफ मुड़ गई, तो हमने मान लिया ये वाला माध्यम कौन सा हो गया मेरे पास, ऊपर वाला हो गया। कौन सा माध्यम? मेरा माध्यम नीचे वाला, सगन सदी, तो ये थोड़ी सी मुड़ गई। लेकिन जब मैंने नीचे कोई भी यहाँ पर क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया, तो दर्पण से टकराने के बाद किरण इधर उधर नहीं जाएगी, वो इसी रास्ते पर आइए, उसी रास्ते पर वापस लौट चली जाएगी, ठीक है। यानी कि उसी रास्ते से आई उसी से चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अप्रमेयता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना, और उधर की तरफ जब कोई दूसरे माध्यम में दर्पण लगा दिया जाता है तो उससे टकरा करके वापस उसी माध्यम में उसी पथ पर लौट करके आना ही क्या कहलाता है? उत्तरमीडियाता का सिद्धांत कहलाता है। अब देखो, इसका हम फॉर्मूला किस हिसाब से बनाते हैं, किस हिसाब से बनता है। जैसे मैंने कहा ये पहला माध्यम है, तो मैंने मान लिया एयर, ये मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? वाटर मान लिया, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला द्रव, नीचे वाला सघन। तो मैंने जब अपवर्तनांक निकाला यहाँ से, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बताओ? एन बराबर, या मैं कहूंगा यहाँ से एयर के सापेक्ष कितना निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा ए एन जी। तो एक चीज बताओ, ए एन जी क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल मैंने मान लिया आई, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया मेरे पास भाई? ये वाला एंगल आई, ये वाला कौन सा हो गया? आर हो गया। मैंने पूरा ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा भाई? होगा क्या होगा हमारे पास? साइन आई अपॉन क्या हो जाता है? साइन आर होता है कि नहीं होता है? ये कौन सा नियम होता है? ये वाला नियम होता है अपवर्तन में। अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट। अब मैंने कहा जब ये इधर से आ रहा है, तो मैंने कहा सेकंड माध्यम से, यानी सेकंड के सापेक्ष इसका निकालेंगे, फर्स्ट का निकालेंगे, तो सेकंड के सापेक्ष फर्स्ट का, तो ये मैंने कहूंगा यहाँ से भाई क्या हो जाएगा? जी एन ए। माध्यम कैसा हो जाएगा? उल्टा। जब माध्यम उल्टा हो गया तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये मेरे पास क्या कहलाएगा भाई? ऊपर की तरफ एंगल आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ऊपर कैसे आ जाएगा? साइन आर। ऊपर आ गया, नीचे की तरफ क्या हो गया? साइन आई हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया मेरे पास? सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दोनों का क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरे पास ए एन जी इंटू में जी एन ए इक्वल कितना हो गया मेरे पास? साइन आई अपॉन कितना हो गया? साइन आर इंटू में कितना आ जाएगा मेरे पास? साइन आर अपॉन में कितना हो गया? साइन आई। या साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया? ए एन जी इंटू में जी एन ए इक्वल टू कितना हो गया? 1। मैंने कहा यहाँ से जब मैं इसको एक को नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास बच गया जी एन ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया? ए एन जी। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैंने बोला ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक किसके ऊपर हो जाता है? किसका? एयर के सापेक्ष ग्लास के अपवर्तन, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ से ये नियम निकल के आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। मैंने लैंग्वेज किसमें बता दी, तो लैंग्वेज कंप्लीट करना, यहाँ से टॉपिक भी क्लियर करना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, देखो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटा सा टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? इसी से रिलेटेड आएगा हमारा पूरा परावर्तन जिसे कहते हैं। तो दोनों टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्रांतिक कोण, इसकी मेन कंडीशन क्या होती है क्रांतिक कोण की? कि ये हमेशा
कौन से माध्यम से कौन से में होता है बताओ? ये होता है हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जैसे मैंने बोला कांच से पानी में, क्यों? क्योंकि कांच कौन सा माध्यम होता है? सघन होता है, और पानी कौन सा माध्यम होता है? विरल। अकॉर्डिंग टू उसके देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला मैं कांच से एयर नहीं कर सकता, कर सकते हैं क्योंकि एयर भी विरल माध्यम हो जाता है कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष पानी भी कैसा होता है? विरल होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दो माध्यम लिए। ऊपर वाला कौन सा माध्यम मानेंगे हम लोग? सघन माध्यम मानेंगे, और नीचे वाला कौन सा मानेंगे? विरल माध्यम, क्योंकि हमेशा ही सघन से किसमें होता है? विरल में होता है। यहाँ पर बीच में क्या होता है हमारे पास भाई? अविलंब मानते हैं। ये क्या हो गया मेरे पास? अविलंब हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे मैंने कहा यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण आती है तो ये वाली किरण कौन सी हो जाती है? आपतित किरण हो जाती है, और ये अवलंब के साथ जो एंगल बनाती है इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने पूरा सघन से विरल में आ रही है, तो आपने अपवर्तन में पढ़ा होगा कि सघन से जब विरल में प्रकाश की किरण आती है तो अवलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। यानी कि यहाँ अवलंब पर आएगी तो ये क्या हटेगी? दूर हट जाएगी, हल्की सी मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? हल्की सी मुड़ जाती है। जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है, हल्की सी मुड़ जाती है। ये तो नियम होता है। बट एक चीज बताओ, हमें क्या पढ़ना है? क्रांतिक कोण। तो देखो क्रांतिक कोण क्या कहता है कि अगर इस किरण को थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया, आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया कि जो ये यहाँ पर एंगल मेरे पास कौन सा बन रहा था? अपवर्तन कोण बन रहा था, वो कितना हो जाए? 90 हो जाए। क्या चीज बोली मैंने? आई को इतना बढ़ाओ कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90, यानी कि आर बराबर कितना हो जाए? 90। मेरे कहने का मतलब क्या है? जो ये वाली किरण ऐसे करके आ रही है वो यहाँ से हटकर क्या हो जाए? जो मेरे पास पृष्ठ है उसके कैसे हो जाए? समांतर हो जाए। तो देखना यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बन गया हमारे पास? 90 बन गया। तो जो यहाँ पर आपतन कोण होगा वो क्या कहलाएगा? ये वाला जो आपतन कोण है वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये आपतन कोण क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अभी देखो ऐसे इसी से रिलेटेड रहता है हमारे पास दूसरा वाला, कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या रहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब देखो इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? मैंने कहा अब ये मेरे पास जो एंगल बन चुका है वो कौन सा एंगल है मेरे पास? आईसी। कौन सा एंगल है? आईसी। तो ये क्या कहता है? सेम इसी कंडीशन नहीं रहती है, सघन से विरल में रहता है। किसमें रहता है? सघन से विरल माध्यम में ही जाता है प्रकाश की किरण। अभी देखो मैंने कहा अब इसमें आईसी के मान को इतना बढ़ाओ, इसको आईसी को इतना बढ़ाओ कि जो किरण समांतर जा रही थी वो कहां चली जाए? ऊपर की तरफ चली जाए। क्या बोला मैंने? जेडीयू इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे आईसी को तो ये वाली किरण थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। तो एक चीज पता है, जब यहाँ से आएगी और ये ऊपर की तरफ इस हिसाब से उठेगी तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद आ रही होगी कि यहाँ पर एक तरीके से किरण की तरह काम करने लग गई है, परावर्तन की तरह काम करने लग गई है भाई। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब एक चीज देखो, जब ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, अब यहाँ पर देखना है तो भाई यहाँ पर अपवर्तन चल रहा है लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया? परावर्तन। तभी तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो देखो मरीज का आपने पढ़ा होगा, मरीज का में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है भाई। जो हमारे पास हीरा होता है, डायमंड, तो आपने देखा होगा उसका चमकना, वो चमकता क्यों है? इसी के कारण चमकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं, उसमें जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश उसमें क्या होता रहता है? उसमें यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी इधर से उधर यानी कि इधर उधर चलता ही रहता है, तो एकदम क्या करता है? चमकता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, क्रांतिक कोण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है प्रिज्म का अपवर्तन। जैसे कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो उससे अपवर्तन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अपवर्तन ऐसे नोट कर दें, प्रिज्म से इनका फॉर्मूला कैसे आता है? जैसे कि मैंने बोला तो ये प्रकाश की किरण मैंने इधर से डाली प्रिज्म पर, प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण होती है वो कौन सी होती है? श्वेत किरण। इसका नाम मैंने रख दिया, ये वाली प्रकाश की किरण हो गई P, और यहाँ पे जब टकराई तो ये कौन सा हो गया? यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास Q। कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला Q। इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। ये P एंड Q हो गया। मैंने कहा ये इस वाले पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण हो गई, ये पृष्ठ हो गया। मैंने कहा जब ये पृष्ठ है तो भाई इस पर क्या बनेगा? इस पर बनेगा अविलंब। क्या बनेगा इस पर भाई? अविलंब। और अविलंब को हमने मान लिया M, और इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया O। क्या रख दिया? M और O। अब मैंने कहा जब ये यहाँ से आती है तो एक चीज बताओ मुझे, जब कोई प्रकाश की किरण, ये मेरे पास हवा है, ये क्या है? मेरे पास ग्लास है, तो जब हवा से ग्लास में जाती है तो वो अविलंब की
होती है, तो जब ये ऐसे मुड़ेगी जानी चाहिए कहां पर भाई, आपकी करंट सीधी इस हिसाब से जानी चाहिए, क्या ये सीधी जाएगी, ये क्या हो जाएगी अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये मुड़ करके ऐसे करके जाएगी और सीधी चली जाती है। ये सीधी कब जाती है याद रखना, ये हमेशा इसके पैरेलल तब होती है जब ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा क्यू से कौन से वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है, पी क्यू आर, यहाँ पर पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास, आर पॉइंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आर पॉइंट है, मैंने कहा फिर कहां से इसमें जा रही है, वायु में जा रही है, तो हम कहेंगे भाई इसके लिए भी सेकंड फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा अभिलंब, फिर से यहाँ पर तैयार हो गया। ये पॉइंट तो यहाँ पर सेम ओ पे काटते हैं, लेकिन इसका नाम हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, सॉरी एन रख देते हैं, क्या रख देते हैं इसका नाम, एन रख देते हैं। तो मैंने कहा जब ये इधर से जा रही है तो अब जानी चाहिए थी कैसे भाई, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अवलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो ये इस हिसाब से ऐसे करके आ जाती है। ठीक है, तो यहां से कहेंगे पी क्यू आर, इसका नाम मैंने रख दिया एफ। अब मैंने कहा जब ये कौन सी करंट हो गई है, ये हो गई निर्गत करंट, तो निर्गत करंट क्या होगी, पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, और जब जिस जगह पर ये आप करंट से मिल जाती है वहां पर एक एंगल बन जाता है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, जिसको हम किससे नोट करते हैं, डेल्टा से नोट करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया, डेल्टा। जो ये यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है उसको मैंने मान लिया यू पॉइंट, क्या मान लिया इस वाले पॉइंट को यू। अब भाई ये प्रिज्म अकेला रह गया, इसके भी तो नाम रख दो, ये प्रिज्म के नाम हमने रख दिए ए बी एंड सी। ओके, अब देखो ये हमारा पूरा डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कहेंगे सर डायग्राम क्लियर हो गया हमारा, अब इसमें फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला आता है n बराबर साइन डेल्टा n प्लस का 1/2 अपॉन में साइन a बाई 2। अब वो याद भी रखना है, उसको ड्रॉ भी करके आना चाहिए, क्या पता वो एक फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन भी पूछ सकता है, बड़े नंबर में आ गया तो क्या पता उससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो किस हिसाब से करेंगे यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, हम ये कहेंगे सर आपने एंगल वगैरह तो कुछ बनाई नहीं इसमें, तो देखो एंगल कैसे बनाएंगे, ये आपने करंट थी अविलंब के साथ कौन सा एंगल बना रही है, ये आई बना रही है। मैंने बोला ये वाला जो अविलंब है और ये वाला, देखो भाई ये अविलंब है मेरे पास नीचे वाला, ये कौन सी है, अपवर्तित त्वरण है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो मैंने क्या मान लिया, इधर एंगल आर मान लिया, कौन सा मान लिया, R1 मान लेते हैं, इधर भी क्या आएगा भाई यहाँ पर आर एंगल आएगा। मैंने कहा ये R1 है तो ये वाला कौन सा मान लिया मैंने, ये R2। लेकिन जो ये करण अवलंब के साथ यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारे पास, ये कौन सा मान लेते हैं, ई। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा एंगल है, ये है निर्गत कोण, और निर्गत कोण को एग्जैक्ट एंगल बोलते हैं, तो इसे नोट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास एंगल ई आ गया। ठीक है, अब भाई एंगल पूरा डेकोरेशन हो गया भाई, हमारे एंगल सबके सब आ गए हमारे पास। अब एक चीज देखो किस हिसाब से डेरिवेशन की शुरुआत करनी है और कहां से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले मैंने कहा ये छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो पहले मैंने कहा इस वाले एंगल का मान निकाल लो और इस वाले एंगल का मान निकाल लो। तो देखना ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो पहले इस वाले एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक चीज बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जब ये एंगल मेरे पास आई है तो एक चीज पता है, दो लाइन इस हिसाब से क्रॉस करती है तो ये टोटल एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब ये टोटल आई है और आई में से मैं R1 घटा दूंगा तो बताएं ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, आई माइनस R1 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा सेम डिस्टो इधर से ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई में से R2 घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा ई माइनस R2। अब इतना जाएगा क्या हो जाएगा, हम इधर लिखते हैं इस चीज को। ठीक है, यू यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है ना, कौन सा वाला, देखो ये मेरे पास यहाँ पर यू क्यू आर, तो देखो यहाँ से एंगल में इधर लिख देता हूँ, एंगल यू क्यू आर जो है वह किसके बराबर होगा, ये टोटल आई था, आई में से क्या कट जाएगा R1, तो मैंने लिखा आई माइनस R1, ये हो गया। दूसरा एंगल ये वाला, ये क्या है टोटल ई है, तो मैं कहूंगा ई में से क्या घटा देंगे R2, तो क्या बोलेंगे एंगल कौन सा वाला बताओ, यू आर क्यू, भाई यू आर क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ई माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यू क्यू आर, और त्रिभुज की प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है वह जो विपरीत आंतरिक कोण होते हैं उन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता
है। तो मैं यहाँ से क्या कहूंगा कि जो ए एंगल वाला मेरे पास डेल्टा है, तो मैं यहाँ से कहूंगा जो डेल्टा है वो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, आई माइनस का R1 प्लस का क्या हो जाएगा, ई माइनस ये हो गया कि नहीं हो गया। मैंने यहाँ से कहा डेल्टा बराबर भाई आई और ई। तो एक चीज याद रखना, जब कभी भी न्यूनतम विचलन की बात चलती है, किसकी बात चलती है, न्यूनतम विचलन की, तो वहां से जो ई और आई, जो ये हमारे पास ये कौन सा कोण है बताइए, आपका कोण और ये निर्गत कोण, दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ साइड से लिख देता हूं मैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किसमें बताओ, न्यूनतम विचलन, या नीचे लिखो यहाँ पे भाई, नीचे लिखो यहाँ से, कैसे, यहाँ से आगे लिखेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, ये डेल्टा को मैं क्या होगा, डेल्टा एम, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा एम बराबर, अब मैंने भी क्या बताया था, इस स्थिति में एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, ई के, और जो आर बने वो किसके बराबर हो जाएगा, आर टू के। ठीक है, एक चीज देखो भाई, यहाँ पर मैंने कहा ये आई है, ये भी मेरे पास आई, ये मैंने कहा R1 क्या लिखे हैं, दोनों को आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये भी आर, ये भी आई, ये भी आर, तो क्या हो जाएगा जल्दी से, ये मेरे पास डेल्टा एम बराबर हो गया, आई और आई कितना हो गया, 2i, और इधर से मैंने कहा आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया। भाई यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मैंने कहा एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया, डेल्टा एम बराबर 2y माइनस का कितना आ गया, 2r निकल के आ गया। यहाँ तक एक इक्वेशन का निर्माण कर दिया हम लोगों ने, अब इससे आगे चलते हैं। ये अभी हमने किससे किया है, इस वाले सिस्टम से कंप्लीट कर दिया है। अब एक चीज देखो इधर बताओ, मैंने यहाँ से जब इसका कनेक्शन लगाया तो ये निकल के आ गया, यहाँ से एक तरफ कौन सा चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, चतुर्भुज का, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा हो रहा है। कि यहाँ पर ये जो ये वाला एंगल होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रिज्म कोण होता है, कौन सा एंगल होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये जो कोण होता है प्रिज्म कोण होता है, कौन सा कोण होता है, प्रिज्म कोण। तो यहाँ से एक चतुर्भुज बन रहा है, ए क्यू ओ, और यहाँ पर मेरे पास कितना लगाओ, आर और ए है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। मैंने एक चीज बताऊं मेरे को, जब ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा चतुर्भुज बन रहा है, तो मैं यहाँ से क्या कह दूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक एंगल है, ये 90 है, इधर वाला भी एंगल कितना मेरे पास 90 है, भाई ये 90 है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ से कहा जब ये पूरा एंगल मेरे पास 90, तो जो ये अपोजिट एंगल बचे, ये दोनों तो 180 के बराबर हो गए, तो ये अपोजिट एंगल दोनों बचेंगे, इन दोनों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास क्यू ए और आर आएगा, और दूसरा होगा मेरे पास क्यू ओ और तीसरा हो जाएगा आर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक चीज लिखी है भाई, ये चतुर्भुज कौन सा वाला है, चतुर्भुज कौन सा बता जल्दी से, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में इस वाले में क्या चीज आएगी क्योंकि मेरे पास जो एंगल ये है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, क्यू ए आर, यहाँ से मैं लिखा एंगल क्यू ए आर प्लस का नीचे वाला एंगल कौन सा है, क्यू ओ आर, एंगल कौन सा है यहाँ पर, क्यू ओ आर। इन दोनों का योग कितने के बराबर है, 180 के बराबर है कि नहीं है। जब इनका योग 180 के बराबर है, तो मैंने कहा यहाँ से एक चीज बताओ, यहाँ से बचा ये वाला एंगल क्यू ओ आर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, नीचे यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा वाला ट्रायंगल बन रहा है भाई, ओ आर, भाई देखो यहाँ पे क्यू आर ओ, इसमें अगर मैं इस वाले एंगल को निकालता हूँ, तो इन दोनों एंगलों का योग 180 में से माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो मेरे पास क्यू ए आर है, तो कितना एंगल, ये है प्रिज्म कोण, और ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 180 में से क्या घटा दो सर, R1 और किसको हटा देंगे, हमको बता दो जिसे R2 को हटा देंगे। ठीक है, अब एक चीज को बराबर में कितना 180, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे a प्लस का, मैंने भी क्या बताया था कि R1 R2 दोनों के दोनों बराबर होते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो इसे किसके बराबर मान लेते हैं, R के बराबर मान लेते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों R R कितना हो गया 2R, और 2R को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल में 2R, और मुझे अब यहाँ से R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 2 का क्या दे दूंगा, इधर से डिवाइड दे दूंगा, तो यहाँ से एक वैल्यू फाइंड हो गई R बराबर A/2। A यहाँ पर क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, अब देखो भाई R की वैल्यू निकल के आ गई, मैंने कहा अगर R की वैल्यू निकल के आ गई तो R का मान इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज बताओ, जब R की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे I, तो देखो कैसे निकालेंगे, R का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, तो देखो यहाँ से क्या है,
डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का 2 इंटू आर, ये हम क्या रख देंगे a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा a को कहां ले आता हूं मैं इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एम प्लस का a बराबर 2i, और मैं जब i निकालूंगा तो i कितना निकल के आ गया मेरे पास i बराबर डेल्टा एम प्लस का a अपॉन, तो यहां से मेरे पास i निकल के आ गया, नीचे क्या दे रखा है r। जब i और r का मान आ गया, मुझे क्या निकालना है इससे अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है n बराबर sin i अपॉन sin r। अब एक चीज बताओ, यहां से मैंने कहा i की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, r की वैल्यू दे रखी है, क्या मैं पुट नहीं कर सकता इधर? जब मैं पुट करूंगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा sin, और इधर फॉर्मूला क्या आएगा डेल्टा m प्लस का a बाई 2, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा sin r की जगह पे क्या आ जाएगा a बाई 2। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूले का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। बट एक चीज देखो भाई, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फॉर्मूले से एक और छोटा सा डेरिवेशन बनता है कि अगर ये वाला जो प्रिज्म है वो कैसा हो जाए, पतला हो जाए, कैसा हो जाए पतला, तो देखो उस पतली लेंस के लिए इससे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से बनाना, बस छोटा सा फॉर्मूला बनता है। बट देखो इससे आगे नोट कर लेंगे इस चीज को, आगे देखो उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो शायद क्या बनना है, चुप हो जाएगा शायद, मतलब मैंने बोला n बराबर कितना दे रखा मेरे पास साइन डेल्टा m प्लस का a बाई 2 अपॉन में कितना दे रखा है साइन a बाई 2। अब एक चीज पता चलो, जब ये टोटल एंगल बहुत मामूली सा होता है तो हम कहते हैं हमेशा साइन थीटा बराबर किसके हो जाता है, थीटा के हो जाता है कि नहीं हो जाता है। भाई एक चीज बताओ, एंगल मामूली सा है तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, थीटा के बराबर हो जाती है। तो हम कहेंगे जब ये छोटा सा एंगल है तो n बराबर किसके हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बाई 2, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा a बाई 2। मैंने कहा यहाँ से भाई 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। जब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एन ए बराबर क्या हो गया डेल्टा m प्लस का a। मैं जब यहाँ से डेल्टा m निकालूंगा, a को कहां ले आऊंगा इधर की तरफ माइनस में, क्या होगा डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा एन ए माइनस का a। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास n माइनस 1। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पिछली बार भी पूछा गया था कि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है, प्रिज्म कोण दे रखा है, उसका क्या निकाल लो अल्पतम विचलन कोण निकाल लो। तो यहाँ से आप सीधी उसको पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया क्लियर हो गया यहाँ तक। ये यहाँ से आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो इस टाइप के भाई हमारे पास गोलीय प्रश्न से अपवर्तन का सूत्र। अब गोलीय प्रश्न दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है कौन सा वाला अवतल प्रश्न, और एक होता है उत्तल। तो अब एक चीज मैं अवतल का बता दूंगा, उत्तल का उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, उत्तल का आप कर लेगा। तो अवतल का हम जब करेंगे तो एक चीज वो मोस्टली क्वेश्चन आपसे आता है कि गोली है ओनली आपसे निकल जाएगा वो गोली प्रश्न बर्तन बताओ, तो आप किसी से भी कर सकते हो। अब उसने बोल दिया अवतल या अवतल से, तो आप अवतल वाला भी कर जाना। तो मैं आपको अवतल बता देता हूँ किस हिसाब से करते, ठीक है। तो देखो भाई जैसे मैंने कहा ये वाला मैंने एक प्रश्न लिया, यहाँ पर कौन सा वाला प्रश्न लिया, ये अवतल प्रश्न ले लिया। कौन सा प्रश्न है ये अवतल प्रश्न है भाई, अवतल की आकृति का है, अवतल प्रश्न है। मैंने कहा ये बीच में मैंने क्या मान लिया यहाँ पर भाई, ये हमारे पास मुख्य अक्ष होता है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। मैंने कहा अब जी भाई यहाँ से मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखी इस जगह पर, मैंने वो क्या मान लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर O है तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट O से जब कोई प्रकाशीय किरण जाती है तो ये चीज पता है ये किससे जा रही है, हवा से जा रही है वायु, किससे जा रही है हवा से वायु में जा रही है। अब एक चीज बताओ, जब ये यहाँ से जाएगी हवा से वायु में तो जो C है वहां पर क्या निर्माण हो जाता है, इसका अभिलंब बन जाता है। ये क्या हो गया मेरे पास अभिलंब बन गया। अब एक चीज पता लो, जब ये प्रकाशीय किरण ऐसे जा रही है, ये किरण हो गई तो पता है हवा से किस में जा रही है कांच में, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी ना। तो यानी कि ये किरण यहाँ से टकराएगी तो ये इधर की तरफ झुकेगी ऐसे करके। बट एक चीज बता, अब ये आगे तो इमेज बनाएगी नहीं, मैं तो भाई क्वेश्चन में यहाँ इमेज चाहिए, तो पीछे की तरफ इसकी क्या बन जाती है, इस जगह पर इमेज बन करके तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर नाम रख दिया इसका आई, यानी कि इमेज यहाँ पर बन चुकी है। अब हम ये कहेंगे सर कि जो ये ऑब्जेक्ट है आपतित किरण थी, तो इसके साथ ये वाला एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को हम किस क्या मानते हैं, आई मानते हैं। तो ये वाला एंगल हो गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ कर साइड में आई। जो अपवर्तित किरण थी उसके साथ कौन सा एंगल बन जाता है, ये वाला एंगल बन जाता है मेरे पास आर। तो ये दोनों एंगल बन गए, इनके नाम रख दो भाई।
यहाँ पर नाम मान लेता हूँ मैं, कौन सा वाला बताओ, यहाँ पर मान लेता हूँ एम, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अब एक चीज बताओ भाई कि इनके एंगल भी मानने पड़ेंगे हमें, तो मैंने जो लाइन से मान लो इधर ये मान लिया एंगल अल्फा, ये वाला मान लिया बीटा, और ये वाला एंगल मान लिया मैंने गामा। कौन सा एंगल मान लिया, ये वाला मैंने गामा एंगल मान लिया। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट तुम्हें किस हिसाब से करना है, कैसे करना है इसका डेरिवेशन। जितना मैंने यहाँ पर लैंग्वेज जो बोला है, याद रखना हर एक डेरिवेशन में लैंग्वेज डायग्राम के अकॉर्डिंग की जाती है, और इनमें तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो किस हिसाब से करना है यहाँ पर। सबसे पहले एक चीज बताओ, जब वायु से उसमें अपवर्तनांक हो रहा है, तो अपवर्तनांक क्या मान लिया मैंने यहाँ पर n मान लिया, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल भाई, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर होता है कि नहीं होता है। और मुझे एक चीज बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर तो होता है, मैंने कहा आई का मान बहुत ही कैसा है, छोटा है। तो मैंने एक चीज बताई थी अभी, जब साइन आई का मान जब बहुत छोटा है, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन आर का मान बहुत छोटा है भाई, आर का मान बहुत छोटा है, तो क्या कहेंगे साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। ये पॉइंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी लाइन को भी बढ़ा देते हैं, हमारे भाई डेरिवेशन को बढ़ाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। स्टेपिंग मार्किंग ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने कहा एन बराबर मेरे पास क्या निकल के आ गया, आई अपॉन कितना हो गया, आर हो गया। मैं यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आई बराबर क्या हो गया, एन आर बन करके तैयार हो गया। यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया भाई आई बराबर कितना, एन इंटू। तो यहाँ तक की इक्वेशन हो गया, इसे मान लेते हैं हम लोग कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद कि इसके बाद अब एक चीज हुआ है, यहाँ से हम त्रिभुजों में चलेंगे, तो त्रिभुजों में किस हिसाब से चलेंगे कि पहला त्रिभुज बन रहा है यहाँ से मेरे पास कौन सा पता है, एम और ओ और कौन सा सी। पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है इधर, एम ओ सी। तो देखो यहाँ से मैं उसी हिसाब से लिखूंगा त्रिभुज एम ओ सी में। तो एम ओ सी में क्या चीज बन रही है हमारे पास, एक भागकोण बन रहा है, और मैंने अभी प्रमेय बताई कि जो भागकोण होता है वह आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, जो गामा है वह गामा किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस एल्फा के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई प्लस एल्फा। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू निकालूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, उनको यहाँ पर जाकर के क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ से जब मैंने आई निकाला, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस एल्फा, एल्फा को इधर ले आऊंगा। तो ये मेरे पास मान लो, इसको हम कौन से मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा कौन सा बनता है, देखो एक त्रिभुज बनेगा मेरे पास एम आई सी। तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज कौन सा लिख दिया, एम आई सी में। तो देखना इधर इस वाले त्रिभुज में क्या बन जाएगा, इस वाले त्रिभुज में जो आर प्लस बी टाइम किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, गामा बराबर कितना हो गया, बीटा प्लस आर। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बीटा प्लस आर। मैंने कहा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, बीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू चाहिए, तो बीटा को इधर लिया हुआ, तो आर बराबर क्या हो गया, भाई गामा माइनस क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये कौन सा इक्वेशन मान लिया मैंने, थर्ड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ से मेरे पास दो भाई तीनों इक्वेशन ये तैयार हो गए। अब यहाँ पर इसके बाद देखो भाई, इन जो आर और आई की वैल्यू आएगी मैं कहां पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई और आर का मान समीकरण कौन से वाले में, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब मैं आई का मान इस वाले इक्वेशन में रखूंगा, तो आई का मान कितना है मेरे पास, गामा माइनस कितना हो गया, एल्फा बराबर एन बार है ये। आर की में क्या पुट कर दिया, यहाँ से गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पर आर की में क्या रख दिया, गामा माइनस बीटा। तो ये मेरे पास कौन सा समीकरण तैयार हो गया, ये वाला मेरे पास आ गया फोर्थ समीकरण, ये वाला तैयार, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आई कि सर ये एन हमने मान लिया अपवर्तनांक के, गामा एल्फा इनका क्या यूज है, तो ये बनते हैं हमारे पास यहाँ पर एंगल। इन एंगलों की वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट करेंगे, पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो भाई, यहाँ से जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो एक चीज बताओ, मैंने कहा ये एंगल है मेरे पास एल्फा, और मैंने समथिंग समथिंग यहाँ पे भाई ये चीज मान ली मैंने कि जो ये मेरे पास यहाँ पर ये लगभग इस हिसाब से दे रखा है। लेकिन तो आप एक चीज बताओ कि ये मेरे पास जो एंगल बन रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चाप बन रही है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ तक दूरियां भी तो काउंट करेंगे, बताओ जल्दी से मेरे को। जब वस्तु यहाँ पर रखी होती है, तो जहाँ पर वस्तु रखी होती है वहां तक की दूरी किससे काउंट करते हैं हम लोग, इससे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यू। और एक चीज और याद रखना, यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, तो वो कैसा लिया जाता है, माइनस का। लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, वैल्यू कैसे लेंगे, माइनस की लेंगे।
मैंने बोला आई, तो ये आई क्या होता है भाई, बी माना जाता है, तो बी भी कैसा लेंगे हम लोग, माइनस का लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। ये वक्रता केंद्र है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की क्या रखेंगे हम लोग, आर रखेंगे, क्योंकि इससे क्या रखी जा रही है भाई, आर वैल्यू रखी जा रही है, यानी कि ये क्या होती है, वक्रता केंद्र सी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, यहाँ से कैसे वैल्यू निकल के आई हमारे पास, ये वाली वैल्यू इस हिसाब से निकल के आई। मैंने कहा एल्फा बराबर, मैंने बोला कि सबसे पहले वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, एल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, चाप कितनी है मेरे पास, एम ए बट्टे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यू है। यू किसका रखा जाएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा, यू। इसी प्रकार मैंने बीटा निकाला, बीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो थोड़ा सा लंबाई ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बीटा बराबर जब मैंने निकाला तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एम ए अपॉन, भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, बी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, बी है। अब देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, देखो गामा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल गया बीटा की, अब देखो गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो गामा इसको भी क्या हो जाएगा भाई, चाप कितनी है, ए एम है, तो यहाँ से मेरे पास ए एम लिख दो, एम लिख दो, यार एक ही बात है, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। इसके लिए आर भी कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, तो मैंने माइनस में क्या ले लिया, यहाँ से आर ले लिया। बी कैसा लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, तो ये माइनस, तो तीनों वैल्यू निकल के आ गई। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखो किस हिसाब से इसमें पुट करेंगे, और यहाँ से आगे देखो भाई इस वाले टॉपिक को, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो देखो यहाँ टू पार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, आधा उधर आ जाएगा। देखो मैंने कहा गामा की वैल्यू इधर पुट करेंगे, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक बार, गामा माइनस अल्फा बराबर एन, मैं गामा माइनस बीटा पुट करूँ वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी है, ए एम अपॉन माइनस का आर, जब एल्फा की वैल्यू से रखूंगा तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो गया मेरे पास, एम भी रख दो, ए एम रख दो, एक ही बात है, माइनस का कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर बताओ ए एम अपॉन नीचे कितना मेरे पास बताओ, अल्फा में यू आना है, तो यू, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल में एम तो यहाँ पर आपके पास है ही है, गामा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए एम अपॉन कितना है, माइनस का आर है। मैंने बोला यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस ए एम अपॉन क्या आ गया, शिफ्ट कर बताओ बी आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ए एम दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए एम दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, इधर बचा माइनस के 1 अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन यू बराबर, इधर क्या बचा एन, और ब्रैकेट में अब देखो इनका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और शॉर्ट बन जाएगा हमारे पास, एन अपॉन कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन आर, लगा देते माइनस, इधर कितना हो गया मेरे पास बताओ, प्लस का एन अपॉन बी। मैंने कहा आर आर वाले पार्ट है इनको एक साइड में ले लेते हैं, बिना आर वालों को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से आगे मेरे पास यहाँ पे आगे क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। मैंने कहा अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर की तरफ लेके आऊंगा, तो देखो माइनस का 1 अपॉन आर, ये इधर आया तो प्लस का क्या हो गया एन अपॉन आर, इक्वल में मेरे पास कितना यहाँ पे बताओ एन अपॉन बी है, और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन यू। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा माइनस का 1 बराबर कितना हो गया एन अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू। ये जो आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूले का निर्माण हो गया। पता है क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन, नहीं तो वो कहेगा इस वाले फॉर्मूले को क्या कीजिए सत्यापित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत अधिक बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है, और अधिक नंबर में आता है, छोटा नंबर में आता है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, वही अधिक क्वेश्चन में उसमें आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे आगे देखो भाई टेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस देखो इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जब दो लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, दो लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, तो उसकी क्या निकालनी है, हमें फोकस दूरी क्या आती है निकल के, फोकस दूरी निकालनी है, उसकी फोकस क्या निकल के आती है। अब एक चीज देखो, जैसे मैंने कहा कि दो लेंस, एक मान लिया मैंने L1, एक मान लिया मैंने L2, दोनों को मैंने रखा ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, अब मैंने कहा अगर मैं ज्वाइंट करने पर फोकस मान लेता हूँ, इसकी क्यू ऑफ क्या हो गई भाई, मेरे पास f हो गई भाई, फोकस f मान लिया, तो मैं कहूंगा लेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है 1/f बराबर, मैंने कहा भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए 1/b माइनस का 1/u, ये वाला होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला किसका हो गया, u हो गया, यानी कि ये लेंस तब तैयार हो गया हमारे पास, टोटल लेंस दो लेंस मिलाकर कितने लेंस बनेंगे, लेकिन हम कहेंगे ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैंने कहा इसकी फोकस क्या मान ली हमने f1, इसकी फोकस क्या मान ली हमने f2 मान ली। अब देखो मैंने कहा यहाँ पर मैंने जब कोई ऑब्जेक्ट रख दी यानी कि O,
पता है जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो पता है पहले पृष्ठ से जाएगी, तो देखो यहाँ के जब ये बीच वाले पृष्ठ से टकराती है, यहाँ पर इसका मैंने O मान लिया O1, ये वाला मैंने क्या मान लिया यहाँ पर O2 मान लिया। तो जब ये से टकराएगी तो पता है यहाँ से टकराने के बाद ये क्या करता है, करंट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करेगा तो पता है ये यहाँ से इस हिसाब से इसकी क्या बना देगा, इमेज बना देगा यहाँ पर, ठीक है। बट एक चीज बताए वो पहले के कारण हमने इधर मैंने डैश लगा दिया कि I1 बन जाता है, पर एक चीज बताओ यही किरण अगर इस वाले लेंस में आएगी तो ये और भी कन्वर्ट करेगा। तो मैंने कहा जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ये और भी नीचे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी रियल इमेज कहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है, उसको मैंने मान लिया आई। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। बट एक चीज पता है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जो प्रतिबिंब बन रहा है पहला वाला, उसकी मान लेते हैं हम लोग कितना बी डैश, लेकिन जो रियल इमेज मेरे पास यहाँ पर बन रही है तो वहां से वहां तक की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या हो गया, अगर डायग्राम बन चुका है। अब इन चीजों को यहाँ पर कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा पहले लेंस के कारण जब मैं निकालूंगा फोकस का सूत्र तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना L1 के कारण। तो भाई देखो L1 के कारण क्या बनेगा, 1/F1 बराबर 1/B। इसके लिए प्रतिबिंब क्या है मेरे पास, बी डैश या बी डैश मान लो या बी1 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जो बी1 मान लिया मैंने, तो मैंने क्या लिख दिया बी1 माइनस का 1/U। वस्तु की इमेज के लिए कितनी है मेरे पास, U है, तो ये U मान लिया, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, मैंने कहा जब मैंने बोला L2 के कारण, तो देखना भाई L2 के कारण जब हम देखेंगे तो वहां से बनेगा 1/F2 बराबर कितना हो जाएगा, अभी पता है 1/, इसके लिए L2 के लिए भाई V कौन सा है, इमेज ये वाली बनी थी, बट याद रखना इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कौन सा करेगा, I1 करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से V1 कहलाएगी। तो यहाँ से जब फॉर्मूला रखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी कि V माइनस का 1/, कितना हो गया, V1 हो गया, ठीक है। ये मान लिया मैंने कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ से स्टेप क्या चलेगा मेरे पास, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने आप ही दिख रहा है ये माइनस का 1/V1 है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर की तरफ क्या हो जाएगा मेरे पास 1/F1 प्लस का 1/F2 बराबर किसके हो जाएगा बताओ, इधर बचेगा मेरे पास 1/B माइनस का क्या हो जाएगा 1/U। अभी मैंने बताया था जो ये वैल्यू होती है कंप्लीट जो निकल के आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/F के बराबर। क्यों, क्योंकि संयोजन की फोकस दूरी हमने क्या मानी है, F मानी है। इसके बाद देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ 1/F1 प्लस का 1/F2 बराबर किसके हो गया 1/F के। तो ये फोकस हमें क्या निकल के आ गया, रिलेशन, ये फोकस दूरी निकल के आ गई, निकल के आ गई। यहाँ से अगर मैं कहूँ F का मान निकालना तो देखो F2 पर कौन जाएगा, F1 इधर आ जाएगा, तो क्या कह देंगे F1 प्लस का F2 अपॉन से क्या हो गया F1 और इंटू में F2 बराबर 1/F। मैंने कहा F की वैल्यू निकालो तो F निकालेंगे तो F बराबर क्या निकल के आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस का F2। ये तो यहाँ से फोकस हो गया। अब वो क्वेश्चन पूछे कि इसकी संयोग, भाई दोनों को संयोजन किया आपने, यानी संयुक्त तो बनाया है, जोड़ा है, तो एक चीज बताइए, तो आपने फोकस निकाल दिए। अब वो आपसे पूछने लग जाए कि इसकी क्षमता निकालो, भाई इसकी क्षमता में रिलेशन क्या आएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इसका क्या होता है पता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखो थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा है इसका फॉर्मूला, भाई जो F होता है इसके बराबर होता है 1/P के। मैंने बोला अगर मैं यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P बराबर 1/F हो जाएगा, भाई F हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं संयोजन में करूंगा तो मेरे पास 1/F किसके बराबर हो जाएगा, P1 के, 1/F2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 के, और संयोजन वाली क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षमता में रिलेशन निकल के आ जाएगा P बराबर P1 प्लस का P2, सीधी सीधी जुड़ जाती है वो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का सूत्र पूछा जाता है और देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट देखो लगता टफता है, ठीक है। देखना कितना इजी है। सबसे पहले मैंने कहा कोई मैंने यहाँ पर क्या लिया, उत्तल लेंस लिया, क्या लिया, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में आपको भी पता है हमेशा कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ये पहला प्रश्न है तो इसके कारण F1 आ गया, ये दूसरा प्रश्न है इसके कारण क्या आ गया, F2 आ गया। कितना आ गया, F2 आ गया। मैंने कहा इधर की तरफ मैंने क्या रखी भाई, यहाँ पर वस्तु रख दी, ये मैंने क्या रखी भाई यहाँ पर वस्तु, इस वस्तु का मैंने नाम रख दिया A एंड B, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से इस हिसाब से जाती है समांतर, भाई अब आपने पढ़ा ये वाला, जब कोई समांतर आती है तो वो कहां से निकलती है, सीधी फोकस से निकल जाती है। भाई ये वाला फोकस पॉइंट हो गया हमारे पास F1, तो इस हिसाब से निकल जाती है।
निकलती ही निकलती है। मैंने कहा अगर मैं कोई प्रकाश किरण किससे डालता हूँ, मैंने डाली किससे पता है, F2 से, तो वो यहाँ से आकर के जब इस पर पड़ती है तो यहाँ से कैसी हो जाती है, वो समांतर हो जाती है। लेकिन समांतर होने पर जिस जगह पर मिल जाती है वहां पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर मेरे पास इमेज बन करके तैयार हो गई उल्टी, और वो इमेज मेरे पास कौन सी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, A डैश एंड B डैश मान लेते हैं। ठीक है, बीच में यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है O, इस वाली लाइन को यहाँ पर हम कहते हैं, इसका ये क्या हो गया, प्रकाशित केंद्र O बन चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, इसमें दो त्रिभुज हमें कंपेयरिंग करने, यहाँ से रिलेशन निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, जब जो दूसरा फोकस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या मान लेता हूँ, फोकस दूरी F2 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं हम लोग, F1 मान लेते हैं। जो वस्तु और दूसरा फोकस है उसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना, X1, और इधर की तरफ हम क्या मान लेते हैं दूरी, यानी कि जो प्रतिबिंब है और F1 है उसके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, X2। तो इनके बीच में रिलेशन निकल के आता है। देखो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखो दो त्रिभुजों को सर्वांशम कहेंगे। पहला त्रिभुज है यहाँ पर मेरे पास कौन सा, देखो BAF2, तो यहाँ पे मैंने लिखा त्रिभुज BAF2 तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है मेरे पास, देखो O, यहाँ पे नाम रख दो इसके भी M, और इधर इंटर मैंने क्या रख दिया M, तो इधर त्रिभुज बन गया ONF2 तथा त्रिभुज कौन सा हो गया ONF2। इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये सर्वांशम है कि नहीं है, कुछ भी दिख रहा है मुझे, तो भाई दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये अपोजिट एंगल बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप है, सर्वांशम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपोज दो एंगल डबल एंगल आ रहा है भाई, डबल एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर, तीसरा बराबर तो ट्रिपल एंगल से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं मैं डायरेक्ट इसमें क्या लिख दूंगा, दोनों त्रिभुज कैसे भाई हमारे पास समरूप हैं, और जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो मैंने क्या लिखा, BA, देखो क्या लिखा हूं इधर BA, और इसकी क्या आ गई मेरे पास ON, इसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, इधर से क्या आ जाएगी AF2, भट्टी में क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ OF2, या इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। ठीक, सेकंड देखो, एक ट्रेंगल इधर बन रहा है, एक ट्रेंगल इधर बन रहा है, तो ट्रेंगल कौन सा, देखो ये भी दोनों समरूप हैं, कैसे MO कौन सा F1, तो यहाँ पे लिखा मैंने त्रिभुज MOF1, और समरूप है कौन से वाले त्रिभुज का बताओ, A डैश B डैश F1, मैंने लिख दिया त्रिभुज A डैश B डैश, और कौन सा हो गया F1। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर। कैसे लिखेंगे, A डैश B डैश, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया A डैश B डैश अपॉन में कौन सी वाली साइड बताओ, MO, किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास बताओ, इससे नीचे की तरफ भाई। अब जब इस त्रिभुज का मैंने ऊपर पार्ट लिया है तो ये वाली साइड भी ऊपर लेनी पड़ेगी, तो इधर क्या लिया मैंने X2, या अभी वैल्यू मत रखो तो क्या रख देंगे यहाँ से बताइए, क्या है मेरे पास A डैश क्या हो गया F1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ O F1। भाई ये तो वैल्यू आ गई, ये वाला इक्वेशन कौन सा मान लिया मैंने, समीकरण सेकंड। बट एक चीज बताओ, यहाँ पर जो ए बी है वो किसके बराबर है भाई, ओ एम के बराबर है कि नहीं है। तो इसमें ओ एम की पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ भाई। क्यों, क्योंकि ये कैसे आई थी, समांतर आई थी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये समांतर आई थी तो ये आपस में दोनों वैल्यू बराबर है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इससे देखो इसी में चेंज कर देते हैं यहाँ से हम लोग कि जो ए बी है इसकी बी की मैं क्या लिख दूंगा, ओ एम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ओ एम लिख दिया, अपॉन में ओ एम लिख दिया, इक्वल में कितना है ए एफ टू की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई, ए एफ टू कितना है x1 है, और इधर की तरफ मेरे पास नीचे क्या हो गया f2 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसको चेंज करूंगा। देखो भाई जो a डैश b डैश है मेरे पास ये किसके बराबर है, o n के बराबर। इसमें मैंने लिख लिया o n भाई, o n बट्टे नीचे क्या हो गया m हो गया। ये a डैश f2 ये किसके बराबर है, x2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है मेरे पास f1 के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मुझे ये m o o m ये तो काटना पड़ेगा, तो ये समीकरण सेकंड है और ये फर्स्ट है, इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया o n बट्टे o n मल्टीप्लाई भाई इधर कितना है मेरे पास ओ एन बट्टे ओ एन या एन ओ बराबर किसकी हो जाएगा, इधर मेरे पास कितना है x2 अपॉन कितना हो गया f1 मल्टीप्लाई में इधर कितना है x1 अपॉन f2। अब यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक चीज देखो भाई, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ एम से ओ एम कैंसिल, ओ एन से ओ एम कैंसिल, इधर क्या बच गया 1, इधर कितना बच गया मेरे पास x1 x2, और इधर क्या हो गया नीचे f1 और f2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, निकल गए
F1 F2 बराबर किसके हो गया, x1 और x2 के। देखना ये फॉर्मूला निकल के आ गया नहीं आ गया। यही रिलेशन क्या कहलाता है, न्यूटन का सूत्र कहलाता है। ये यहाँ से तुम्हारा टॉपिक है क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो आगे। इससे आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी एक होती है हमारे पास कौन सी वाली, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और एक होती है दूरदर्शी। तीनों टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर। मैं इन तीनों के तुम्हें डायग्राम समझाऊंगा, जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन बता दूंगा, और जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ वो आपको संरचना में लिखना है, और पूरा इस हिसाब से आपको कंप्लीट करा दूंगा। डायग्राम समझ में आ गया तो मतलब कॉन्सेप्ट इसमें मेन है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप लोग क्या करना है इसमें अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें मैंने क्या मान लिया भाई, एक यहाँ पर लेंस लिया। अब भाई सबसे पहले लेंस चल रही तो बता दूं सरल सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, तो सुनो पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके कारण हम छोटी छोटी वस्तुओं को क्या देखते हैं, उनके विशाल रूप देखते हैं, या फिर छोटी छोटी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको देखने के लिए किस काम करते हैं हम लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर नहीं सर बड़ा बनाने के लिए आप उत्तल का यूज कर रहे हो, इसमें तो उल्टी दिखाई देती है, लेकिन आपने पढ़ा होगा लास्ट वाली जो कंडीशन होती है छठवीं वाली, उसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। और कैसी बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है, बनती नहीं बनती है। वही इसमें टॉपिक लिखना है, छठवीं वाली सीधी सीधी कंडीशन, मैं उसको समझा देता हूँ और किस हिसाब से ये होती है। इससे आगे अब एक चीज हो गई, जैसे कि मैंने कहा ये मेरे पास क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। इसका फोकस यहाँ पर क्या होता है, हमने बोल दिया एफ भाई, ये क्या होता है F2 होता है, इधर हम क्या मानते हैं F1 मानते हैं। अब हम ये कहेंगे सर जो छठवीं कंडीशन होती है लास्ट वाली, उसमें क्या होता था कि वस्तु को हमेशा फोकस और प्रकाशित केंद्र O के बीच में रखा जाता था। तभी तो ये प्रकाश किरण क्या करती थी, मैं यहाँ से जाती थी समांतर, वो F2 से ऐसे निकल जाती थी। लेकिन अगर मैं दूसरी किरण कहां से डालता हूँ, O से डालता हूँ, तो ये थोड़ी सी कैसी होती जाती है, दूर होती जाती है, डाइवर्ज होती जाती है। जब ये डाइवर्ज होती जाएंगी तो कहीं आपस में जाके मिलेगी नहीं मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है, पीछे की ओर प्रदर्शित होता है जाता हुआ। अब देखना सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही क्या कह रहा था, सूक्ष्मदर्शी की क्या हो जाती है संरचना, तो सीधे इसमें आप क्या कहेंगे, जो संरचना की आपकी निर्माण हो गई, तो यहाँ पर इसका क्या रहता है पता है, जब आप इसका सिद्धांत लिखोगे तो सिद्धांत में लिखना है छठवीं कंडीशन जो होती है लेंस की, कि जब वस्तु को F2 तथा किसके O के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तव में ना बनकर कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है हमारे पास, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें होते हैं हमेशा दो उत्तल लेंस, एक होता है आकार में बड़ा, एक होता है छोटा। अब हमेशा याद रखना है, छोटा होता है वो होता है तुम्हारा कौन सा वाला लेंस, अवदृश्य। अवदृश्य कौन सा होता है, जो वस्तु की ओर रखा जाता है, और बड़ा होता है नेत्र का लेंस, जो कि किधर की तरफ रखा जाता है, नेत्र की ओर रखा जाता है। ठीक है, तो इससे आगे देखो ये कैसे बनता है, इसका डायग्राम मेन इंपोर्टेंट है, इसका डायग्राम देखना, उससे आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो। अब इससे क्या चीज देखते हैं, इससे भी सीधी इमेज दिख जाती है। संयुक्त क्यों बनाई, क्योंकि इससे छोटे छोटे बहुत ही अन्य बहुत ही मामूली जीवाणुओं को देखा जाता है बड़े रूप में। ठीक है, तो देखो इसका संयुक्त लेंस का कैसे यूज करते हैं, किस हिसाब से इसकी संरचना होती है। तो देखो मैंने इधर की तरफ क्या बनाया, एक मैंने उत्तल लेंस लिया, इधर की तरफ छोटा सा। ठीक है, एक उत्तल लेंस लिया मैंने, इधर की तरफ कौन सा वाला, बड़ा उत्तल लेंस लिया इस हिसाब से। ठीक है, एक छोटा उत्तल लेंस लिया, एक कौन सा लेंस ले लिया मैंने भाई, बड़ा उत्तल लेंस लिया। बीच में इसका क्या बनाया मैंने, इसका बीच में बना दिया भाई मुख्य अक्ष। क्या बनाया बीच में, मुख्य अक्ष बना दिया। अब पता है मैंने कहा इधर की तरफ भाई, ये मैंने कहा ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है अभिदृश्यक लेंस। कौन सा होता है, अभिदृश्यक लेंस। और ये कौन सा होता है, ये बोली जाती है नेत्र का। क्या बोली जाती है, नेत्र का। जिधर की हमें क्या दिखाई देती है, इधर क्या किया कि वस्तु को मैंने कहा, वस्तु को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो एक पता है जब वस्तु को यहाँ पे रखा है, तो जब कोई प्रकाशीय किरण यहाँ से जाती है तो यहाँ से, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, नेत्र का। इसे हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं, इसको हम किससे नोट कर देते हैं भाई, इसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ से कोई प्रकाशीय किरण जाती है, मैंने कहा इसका फोकस यहाँ से होता होगा, तो यहाँ से ये अपवर्तन के बाद इस हिसाब से सीधी निकल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब भाई अपवर्तन के बाद ये निकल गई, मैंने कहा दूसरी प्रकाशीय किरण कहाँ से जाती है, प्रकाश केंद्र कोश से जाती है, और यहाँ से जाने के बाद इस हिसाब से ऐसे निकल जाती है। ये कहां पर मिली, यहाँ पर मिली, और यहाँ पर ये क्या हो गई। बट एक चीज याद रखना,
कि जो ये यहाँ पर इमेज बनी है, ये वस्तु मानी हमने ए बी, ये वाली इमेज बन गई मेरे पास ए डैश बी डैश, और जो ये यहाँ पर इमेज बनी है वो हमेशा कहाँ बननी चाहिए, इस वाले लेंस को, लेंथ का लेंस को उसी हिसाब से संयोजित किया जाता है कि जो ये इमेज बनी है वह इस नेत्र का लेंस की फोकस और ई के बीच में बनना चाहिए। ये ई और इसका फोकस यहाँ पर मैंने कहा जो मेरे पास फोकस एफ ही होगा, इन दोनों के बीच में ही बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये वस्तु इस लेंस के लिए वाली क्या कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था फोकस और जब प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु रखी रहती है तो भाई प्रकाश लड़ी कैसे जाएंगी, इस हिसाब से ऊपर की तरफ चली जाएंगी, यहाँ से समांतर निकल जाएंगी। लेकिन इसकी इमेज कहाँ पर प्रदर्शित होगी, पीछे की ओर प्रदर्शित होगी, बनती हुई। कहाँ पर इमेज बनती हुई प्रतीत होती है, इधर की तरफ पीछे की ओर बनती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट इमेज है वो यहाँ पर करके निर्माण हो जाता है, यानी कि इस इमेज को कहाँ कहेंगे आप लोग, यहाँ पर जो लास्ट इमेज है ये वाली बन जाती है, जो कि हमारे चित्र को आसानी से दिखाई देती है, यानी कि हमारी जो न्यूनतम दूरी होती है वहां पर इमेज बन जाती है। तो देखो मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये अग्रसर लेंस के लिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यू बोल दूंगा। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी मेरे पास जो प्रतिबिंब बन गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ से बी ओ बोल दूंगा, क्योंकि ये अदृश्य लेंस के कारण तो प्रतिबिंब बनाए। मैंने कहा ये जो डिस्टेंस बची मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, इस वाली को क्या बोल दूंगा भाई, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यू ई है। भाई यू इसके लिए वस्तु का काम कर रही है वाली लेंथ के लिए, तो यहाँ पे क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। मैंने कहा जो लास्ट इमेज बनी है यहाँ से और इस लेंस की निश्चित दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर बड़ी वाली डी यानी जो निश्चित दूरी है उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, इधर इधर से जब आप इसकी फॉर्मूले वगैरह निकालते हो तो देखो फॉर्मूले वगैरह निकालो आप लोग नीचे की तरफ, लेकिन मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया, यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक लोग आ गया। ठीक है, उसमें देखो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आप लोग जब इसमें क्या बनाओगे, इस हिसाब से आप क्या बनाओगे, इसमें भाई एंगल बनाओगे। देखो ध्यान रखना ये थोड़ा सा जैसे ऐसे हो गया है, अगर ये सीधी लाइन जानी चाहिए वो इस हिसाब से जानी चाहिए, सीधी इस पर जाकर टकरानी चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के साथ हमेशा जो एंगल बनता है वो वाला एंगल बनता है कौन सा, बीटा एंगल बनता है। और जो वस्तु के साथ होता है वो हमेशा कैसा बनता है, एंगल एल्फा बनता है। अब एक चीज बताओ, ये तो मेरे पास वस्तु हो गई, मैं कहूंगा एल्फा एंगल कौन सा बनाएंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, इस इमेज के ऊपर ही मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, जो वस्तु की हाइट के बराबर यहाँ पर एक क्या मान लेता हूँ, वस्तु मान लेता हूँ, उसके साथ में एंगल का निर्माण कर देता हूँ, कौन सा वाला, एल्फा एंगल का निर्माण कर देता हूँ। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आपको फॉर्मूला याद करना है, इसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले पॉइंट एंगल में लिखते हैं, tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बस ओनली इसमें डायग्राम शो कराऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा बन गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बन गया। बट एक चीज याद रखना, सेम डायग्राम इसमें उसमें भी रहता है हमारे पास, किसमें पता है, दूरदर्शी में होता है। किसमें होता है, दूरदर्शी में। बट उसमें कंडीशन क्या बन जाती है, जो बड़ा लेंस होता है वो इधर आगे आ जाता है और छोटा लेंस कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। सेम कंडीशन रहती है उसमें, ये कंडीशन इसी हिसाब से डायग्राम बनता है, उसमें वस्तु नहीं लगी जाती, उसमें वस्तु अनंत से आती है। तो आप उस डायग्राम को इसको बनाने की कोशिश करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या एक होती है अपवर्तन की व्याख्या, दोनों को बताऊंगा। सिंपल तरीके से देखना, इस हिसाब से इसके डायग्राम बनता है, डायग्राम से इसको कैसे प्रूव किया जाता है कि परावर्तन यहाँ से कैसे निकल के आता है। सबसे पहले ये टॉपिक आया है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका, देखो उसका ये नियम होता है, ये भी मोस्ट होता है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल है, तुम पढ़ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा न्यूमेरिकली हम लोग चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन टाइप से होते हैं। ठीक है, तो देखो द्वितीय तरंग क्या क्या होती है कि एक तरंग से निकलने वाली जो दूसरी तरंग होती है उसको हम बोलते हैं द्वितीय तरंगिका। तो आप उसमें देख रहे हैं क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्या क्या लिमिट रहती है। ठीक है, यहाँ से आए कॉन्सेप्ट देखो, जैसे कि मैंने किया कि ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये हो गया परावर्तन प्रश्न लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई मान लो आप लोग इसे एक्स एक्स मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला मान मैंने एक्स वाई मान सकते हो। मैंने कहा इस देखो जैसे मैं लैंग्वेज बोलता हूँ डायग्राम के बारे में, आपको उसी हिसाब से लैंग्वेज इसमें लिखनी भी है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इस प्रश्न पर एक मैंने तिरछा सा क्या लिया, एक तरंगाग्र लिया, क्या लिया यहाँ से बताओ, एक तिरछा तरंगाग्र लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। तिरछा तरंगाग्र क्या लिया मैंने, ए बी लिया। ठीक है, तिरछा का मतलब क्या है कि हल्का सा टेढ़ा रखना है, इसको परपेंडिकुलर नहीं लेना है। जब इस पर प्रकाशी किरण देखो, जब एक सिरे पर प्रकाशी किरण आती है, तो देखो ये प्रकाशी किरण यहाँ से टकराई, ए बिंदु पर टकरा रही है, तो देखो उसी टाइम पर यहाँ से बी से प्रकाश किरण आगे कैसे करके बी पर टकराएगी। ठीक है, और जब भी प्रकाश किरण निकलती है ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा कितने एंगल से निकलती है, 90 एंगल से निकलती है।
अब जब ये तो 90 एंगल हमें पता है भाई, लेकिन एक दूसरा जब यहाँ से करंट टकरा रही है तो टकराने के बाद तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है बेटा, अविलंब बन जाता है जब परावर्तन होता है। तो ये अवलंब बना, तो यहाँ से प्रकाश की एक क्या निकलेगी, देखो इस हिसाब से परावर्तित किरण होगा, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण हुई नहीं हो गई। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये टकराई थी तो ये आई थी टी बराबर 0 टाइम में, इसी टाइम पर यहाँ पर किरण थी, मैंने बोला जब टी टाइम से यहाँ पर ये कोई किरण आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक ही माध्यम की बात चल रही तो चाल तो सेम ही रहेगी, इसकी भी चाल बी थी, उसी टाइम पर बी से एक प्रकाश की किरण निकल के आई और इस वाले पृष्ठ पर ऐसे आकर के पड़ी। जब यहाँ पर पड़ी तो मैंने कहा यहाँ पर भी क्या बन गया, मेरे पास अभिलंब का निर्माण हो गया, और अभिलंब का निर्माण हो गया तो यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण क्या हो गई, परावर्तित इस हिसाब से हो गई। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ से हमने कहा, मैंने एक चीज देखो इधर कि ये वाला जो पॉइंट है इससे मैंने यहाँ पर क्या डाला, एक अवलंब डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, अवलंब डाल दिया। मैंने कहा ये मेरे पास ए पॉइंट था, मैंने जब यहाँ से आगे बढ़ा तो ये वाला मान लिया मैंने ए डैश, यहाँ से बी पॉइंट में आगे बढ़ा तो ये मैंने मान लिया यहाँ पर बी डैश मान लिया, आगे की तरफ परावर्तित कर हुई तो हमने पॉइंट पास मान लिया सी पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो ये मेरे पास यहाँ पर एंगल बन रहा था, ये एंगल आई था, जब ये यहाँ पर एंगल आई है तो ये वाला एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाता है। ऐसे ही इधर की तरफ देखूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास यहाँ पर आर था, तो मैंने कहा इधर की तरफ जब मैं देखूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या हो जाता है, आर बन जाता है। यहाँ से आपको दो चीज, एक चीज दिख रही होगी कि ये वाली जब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ तक पहुंची तो ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो एक चीज बताओ, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों समान होंगी ना, कैसे समान होंगी, क्यों, क्योंकि मैंने बोला चाल दोनों की सेम, टाइम भी दोनों का सेम, तो चार भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू भी bt और इसकी वैल्यू भी bt, तो एक साइड ये बराबर आ गई, एक साइड ये बराबर आ गई, इधर भी 90 का एंगल है तो ये भी तो 90 से निकल रही थी, यहाँ पर ये भी 90 का एंगल है, और एक साइड ये वाली ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी, तो दोनों त्रिभुज कैसे हमारे पास सर्वांग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, एक त्रिभुज मेरे पास कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पर ए बी और बी डैश, त्रिभुज ए बी बी डैश, और दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है, वहां पर दोनों ये त्रिभुज सर्वांश में कौन से बात, देखो पहले हम सर्वांश दिखा देते हैं इसको, देखो तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास, दूसरा है यहाँ पर कौन सा, बी डैश ए डैश और ए, बी डैश और ए डैश और ए, इन दोनों त्रिभुजों में तो क्या क्या चीज बराबर है, एंगल बी, कैसे लिखूं यहाँ पर ए बी बी डैश, एंगल ए बी बी डैश बराबर है एंगल कौन से वाले, यहाँ से आ गए हमारे पास, एक तो ये दोनों एंगल बराबर आ गए, एक ये वाली साइड देखो ए बी डैश, ए बी डैश किसके बराबर है, ए बी डैश के बराबर है, जो मेरे पास क्या है, कॉमन साइड है, कैसी साइड है, ये वाली कॉमन साइड है। एक चीज और बताओ, अभी मैंने बोला था ए ए डैश, यानी कि ए ए डैश किसके बराबर है, बी बी डैश के बराबर है, तो यहाँ से मैंने कहा एक ये मेरे पास साइड आ गई, ये वाला एंगल निकल के आ गया, तो साइड एंगल साइड से ये भी तो साइड है, तो ए हमारे टाइम का टॉपिक भी होता है, से स्टार्ट हो जाता है, 80 में पूछा जाता है, 8 में भी आता है, तो यहाँ से हम कहेंगे साइड एंगल साइड से, दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, ए बी बी डैश सर्वांग हो गया बी डैश ए के। अब जब एक चीज बताओ, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इसमें एक नियम भी कहता है सीबीसीटी का, कि जो हमारे संगत कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, ये नियम होता है बेटा सीपीसीटी का नियम, किसका नियम होता है, ये सीपीसीटी का नियम होता है, उससे एंगल आई बराबर आर है। तो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है, परावर्तन के नियम में क्या कहता है, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, भाई आपतन कोण आई आर के बराबर होता है, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कि ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, परावर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से इसी से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अपवर्तन पढ़ेंगे, तो अपवर्तन का कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो भाई, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें अब क्या आ गया, अपवर्तन आ गया, तरंग का कारण अपवर्तन, भाई दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है और दोनों में भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें अपवर्तन में तो आपने पढ़ा होगा, हमेशा क्या किया जाता है भाई, दो माध्यम लिए जाते हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, ये मैंने मान लिया माध्यम फर्स्ट वाला और ये माध्यम मैंने मान लिया सेकंड माध्यम, ठीक है। अब मैंने कहा सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें भी, कि एक मैंने तरंग लिया हल्का सा तिरछा सा, कैसा लिया, तिरछा, बट एक चीज याद रखना, वहां पे तो परावर्तन हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो मैंने कहा इधर मेरे पास क्या है, यहाँ पर अवलंब है। अब जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तुम्हें पता है क्या होगी, वो अवलंब की ओर जाती है, तो मैंने हल्का सा इसको इस हिसाब से मोड़ दिया।
ये एंगल मेरे पास क्या है, आई है, और ये वाला एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब एक बताया जितने एंगल से जब यहाँ से आगे की तरफ इधर बढ़ी, मैंने कहा भाई पहले इसमें चार ऊपर वाले भी मान लेते हैं, तो B1 या इधर की तरफ मैं क्या मान लेता हूँ, पहले वाले माध्यम में हो गया B1, इधर की तरफ क्या हो जाएगा B2, तो इसमें इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी B2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी B2। आगे देखो इधर की तरफ, यहाँ से जब नेक्स्ट चलेगी आगे की तरफ, इधर की तरफ से प्रकाश की कट जाएगी, तो यहाँ से टकराने के बाद भाई नेक्स्ट की तरफ पड़ जाएगी, और यहाँ से जो सीधी इधर की तरफ इस हिसाब से निकलेगी। तो मैंने कहा यहाँ से भाई अब देखिए देखो, यहाँ पर चार उसकी B1 मानी मैंने, तो यहाँ से जब टकराएगी, अब मैंने कहा इधर भी मेरे पास क्या निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर भी अवलंब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। बट यहाँ से भाई पार जब जाएगी तो मैं कहूंगा यहाँ से जब यहाँ चली थी इधर की तरफ, यहाँ से ये चली थी, इसकी चाल B2 मानी मैंने, इसकी चाल क्या मान ली, B1 मान ली। टाइम मैंने दोनों का क्या लिया है भाई, सेम लिया है। यहाँ पर टाइम सेम लेना, लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज है, और दोनों डिस्टेंस भी कैसे हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इधर मेरे पास क्या हो गया, टाइम t हो गया, इधर भी टाइम t हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकलाई। तो मैंने एक पॉइंट क्या मान लिए भाई, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, a रख दिया, इधर की तरफ मैंने क्या मान लिया, b मान दिया, ये आगे की तरफ बढ़ाया मैंने a हो गया, ये वाला आगे की तरफ बढ़ाया तो मेरे पास क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, बट एक चीज बताओ, जब ये यहाँ पर टकराई तो मैंने जैसे पहले किया था कि यहाँ से इस पर मैंने एक लाइन क्या डाल दी, परपेंडिकुलर डाल दी, तो यहाँ पर कितने का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। दूसरी वाली कट जाए क्या होगा, ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, मुझे तो इससे मतलब था कि नहीं था। तो यहाँ से एक चीज देखो भाई, इधर दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। अब यहाँ पे देखो, ये ए थी, ये मैंने मान ली a डैश, ये बी थी, तो ये मैंने मान ली b डैश। अब ये कहेंगे यहाँ एंगल आई है मेरे पास, कौन सा एंगल है, ये आई। तो मैंने कहा जब ये आई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर की तरफ ये एंगल मैंने आर है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये 90 का है, और ये जब 90 का एंगल बन रहा है, तो आपको पता है ना यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, आकार दे रखा है मेरे पास, और मेरे पास क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो एक चीज बताओ, देखो भाई आकार मानेंगे, मेरे कल इसको आकार मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल ये है, तो ये वाला आकार होगा, ये वाला लंब होगा। तो लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो साइन थीटा क्या कहता है, लंब बटे कर्ण कहता है, कहता ही नहीं कहता है। देखो त्रिभुज सबसे पहले मैंने ऊपर वाला लिया ए बी बी डैश में, तो एक चीज बताओ, इसमें जब मैं लगाऊंगा क्या, साइन थीटा, तो देखो थीटा एंगल कौन सा है मेरे पास, आई, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है भाई, एंगल के सामने वाला जो है वो लंब, तो मैंने कहा B1 इंटू में t अपॉन कर्ण मेरे पास क्या है यहाँ पर AB डैश, तो अपॉन में क्या हो गया AB डैश। ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। सेकंड देखो, त्रिभुज मेरे पास दूसरा कौन सा बन रहा है, नीचे वाला A डैश, और कौन सा बताओ B डैश में। इस वाले में ये एंगल है, ये लंब हो गया, तो मैं कहूंगा यहाँ से इसमें साइन आर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, लंब यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास B2t अपॉन, और भाई देखो ये तो मेरे पास लंब हो गया, लेकिन कर्ण कौन सा है यहाँ पर, वही सेम क्या, AB डैश। ये समीकरण सेकंड हो गया। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का क्या देने पर, भाग देने पर। जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे तो देखो यहाँ से साइन आई अपॉन नीचे क्या हो गया, साइन आर हो गया, इक्वल में यहाँ से मैं कहूंगा B1t अपॉन कितना, AB डैश, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, B2t अपॉन कितना आ जाएगा, AB डैश। AB डैश से AB डैश कैंसिल हो गया, टाइम से टाइम t से भी कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, B1 अपॉन B2 बचा कि नहीं बचा। अब एक चीज बताओ, हमारा जो अपवर्तनांक भाई अपवर्तन जो होता है उसका सेकंड नियम क्या कहता है, कि जो अपवर्तनांक n बराबर किसके होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के होता है कि नहीं होता है। और अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, B1 अपॉन B2 भी तो होता है भाई। B1 पहले माध्यम में 4, B2 किसमें हो जाती है, दूसरे वाले माध्यम में 4। इसकी प्रकाश की देखना, ये दोनों की दोनों वैल्यू अपवर्तनांक के बराबर है, और यहाँ पे भी देखना दोनों बराबर आ गए। तो यानी कि यहाँ से जब हमने ये डेरिवेशन किया, ये किसको प्रूव कर रहा है, प्रूफ, ये प्रूव कर रहा है कि अपवर्तनांक का भाई दूसरा नियम दर्शा रहा है। तो मतलब इससे हमें क्या प्रूव हो गया कि ये अपवर्तन का भी फॉलो करती है। तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इससे क्वेश्चन बनता है, तो देखना है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखो लाइन से यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं हम लोग भाई। कोई ना कोई वस्तु उसका द्रव्यमान भी होता है, और देखो अगर किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान किसमें चेंज हो जाता है,
एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी कि ऊर्जा में बदल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वो रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, क्या ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निकल के आता है। यहाँ से हम इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो जैसे इसका फॉर्मूला आ जाता है, ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ से, या इसको मैं ऐसे ही हो सकता हूँ, ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो डेल्टा एम होता है वो होता है द्रव्यमान में हानि, यानी कि जो द्रव्यमान में हानि होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हो गया, ठीक है। इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। देखो देखो यहाँ पे ये होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। देखो परमाणु क्या होता है हमारे पास, एटम, ए एम, और ये क्या होता है, ये। तो यहाँ से इसका शॉर्ट में निकल के आता है ए एम। तो एक चीज ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है भाई, परमाणु जो होता है वो क्या होती है, छोटी सी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, छोटी सी इकाई। तो एक चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी सी इकाइयां होती हैं, तो उनको मापने के लिए हमेशा क्या होता है, अब बड़ा मात्रक तो यूज नहीं करते, हमेशा कैसा मात्रक यूज करते हैं, छोटा सा मात्रक यूज करते हैं। तो उसके लिए एक मात्रक बनाया गया था, यहाँ से AMU बनाया गया था, ठीक है। यानी कि एक मात्रक बना था AMU। तो AMU कैसे कहते हैं हम लोग, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या कहते हैं, कि जो छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, मापने का काम करता है। AMU हमने लिखा था, वो यानी कि जो मात्रक होता है इसका छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए, छोटे छोटे नामों को मापने के लिए। इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलग्न। ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को देखो हम आपस में कैसे पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है कि कोई भी एक, मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, जैसे कि अधिक शक्तिशाली, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम होता है, तो अधिक शक्तिशाली क्या लिया मैंने, यूरेनियम लिया, और इसको एक क्या कर दिया, न्यूट्रॉन के साथ इसमें क्या करा दी, अभिक्रिया करवा दी। क्या करवा दी, अभिक्रिया। तो एक चीज याद रखना, जब इसमें मैंने अभिक्रिया करवाई, तो एक चीज रखना, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ क्या निकलते हैं हमारे पास, ऊर्जा निकलती है। किसके रूप में, देखो बेरिलियम और क्रोमियम के रूप में निकलती है। तो यहाँ से दो पार्ट तो एनर्जी में निकल गई, बट एक चीज याद रखना, एनर्जी निकलने के बाद में जो भी यहाँ से गैसेस निकलती है हमारे पास, तो यहाँ पर बच जाते हैं 3 न्यूट्रॉन। क्या बच जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 न्यूट्रॉन बच जाते हैं। कितने न्यूट्रॉन बच जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन बचते हैं। अब पता है ये 3 न्यूट्रॉन बचे, अब ये 3 न्यूट्रॉन भाई इनके साथ अब क्या करेंगे, तो ये भी फिर कितने बचाएंगे, 3 न्यूट्रॉन बचाएंगे। तो आपको एक चीज बताइए, हर बार 3 दिन चलते रहेंगे। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, उस वाली मूवी में क्या कहते थे कि भाई ए उसकी हेल्प कर, उससे बोलो वो किसी और की हेल्प करेगा, वो उससे बोलो वो 3 लोगों की हेल्प करेगा, वो दूसरे 3 लोगों की, तो वो चेन चलती चली जाती है। ऐसे इसमें चेन चलती है, तो पता है ये बार बार बढ़ती चली जाती है। अब इसमें कुछ गैसेस निकलती हैं, बेकार भी निकलती है। तो आपने बताया इसका जो नाभ के विखंडन का जो क्षेत्र में होता है, हमेशा परमाणु बम बनाने होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना होता है, वो बार बार गैस निकलती रहती जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो आप बोलते कि नहीं बोलते कि परमाणु बम बहुत मोस्टली हमें क्या नहीं करना चाहिए, विस्फोट नहीं करना चाहिए भाई। बहुत जगह पर यूज भी किया जाते हैं उसके, तो उसको इसको बनाने के लिए बंधन का भी यूज होता है, तो इसका रिएक्टर भी बनाया जाता है, जिससे क्या कराया जाता है, इसका जा सकता है, इसको रोका भी जाता है, ठीक है। तो याद रखना नाभ के विखंडन क्या होता है कि कोई एक शक्तिशाली क्या किया, हमने तत्व लिया, उसके साथ क्या किया भाई, एक न्यूट्रॉन की अभिक्रिया कराई और उससे क्या कर दिया, जो विखंडन ये बार बार टूटता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभ के विखंडन कहते हैं। ये नाभ के विखंडन हो गया। उसमें देखो अब इसमें आता है नाभ के संलग्न। नाभ के संलग्न क्या होता है, मैंने कहा भाई दो मैंने यहाँ पर लिए हाइड्रोजन, एक ट्राइटियम है, ये कौन सा हमारे पास ड्यूटेरियम है, ठीक है। दोनों को मिलाया, मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक हीलियम तत्व मिल जाता है, और हीलियम तत्व मिलने के बाद में इसमें एक क्या रह जाता है, न्यूट्रॉन रह जाता है। फिर वो क्रिया करता है और इसमें ये एनर्जी बच जाती है। अब एक चीज वो है, जो हमारे पास संलग्न होता है वो क्या काम करता है, हमने बहुत सारे तत्व लिए भाई, हाइड्रोजन के तत्व लिए, अब वो आपस में मिला क्या होता है, ज्वाइंट होकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर हीलियम का निर्माण करते हैं। जब ये हीलियम का निर्माण करते हैं तो आपको ये बताइए अभिक्रिया होती कहाँ पर है, ये होती है अत्यधिक ताप पर। कहाँ पर होती है, जहां पर अत्यधिक ताप होता है। इस अभिक्रिया के लिए मैंने कहा दो मॉलिक्यूल मेरे को मिलाने, जॉइंट करने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक ताप भी चाहिए और बहुत अधिक दाब भी चाहिए, जो कि कहाँ पर मिलता है, सन पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, सन पर। अब हम कहेंगे सर भाई, अब मैंने कहा हमें भाई प्रकृति पर भाई नीचे किस लिए चाहिए, यहाँ पर तो देखो इससे हमें क्या बनाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बम बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको क्या किया जाता है, तो ये साइंटिस्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है मीडियम। क्या किया जाता है, क्रिएट, यानी कि इतने प्रेशर वाला और इतनी टेम्परेचर वाला यहाँ पे माध्यम से क्या किया जाता है, क्रिएट, तब जाकर के हाइड्रोजन बम बनता है। तो ये हाइड्रोजन बम में यूज होता है, ये किसमें होता है, परमाणु बम में यूज होता है। अब देखो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, यानी कि ठोसों में ऊर्जा वहन। क्या है, ठोसों में
ऊर्जा बैंड। अब देखो प्रोटॉन ऊर्जा बैंड क्या होता है, तो उससे पहले एक समझना यहाँ पर, हमारे बैंड ऊर्जा बैंड तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है चालन बैंड, और एक होता है वर्जित ऊर्जा बैंड, और एक होता है हमारे पास संयोजी ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो देखो संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है, संयोजी ऊर्जा बैंड वो होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पूरी तरीके से क्या होते हैं, फिल होते हैं, पूरे भरे होते हैं। और चालन बैंड में क्या होता है, इसमें आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी कुछ आने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, मैंने कहा जो वर्जित होते हैं, तो वर्जित ऊर्जा बैंड क्या होता है, ये गैप होता है, यानी कि ये गैप होता है, इस पर ही डिपेंड करता है कि ये चालक है, अर्धचालक है, या हम बोलेंगे विद्युतरोधी है। तो देखो भाई ऊर्जा में बैंड जो होते हैं हमारे पास देखो तीन प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालन में। भाई चालन में क्या होता है, जो चालक होते हैं हमारे पास उनमें क्या होता है, तो उनमें जो ऊर्जा बैंड बनता है, इसमें क्या क्या बनता है, देखो तीन टाइप बनाते हैं इसमें हम, क्या बनाते हैं, तीन टाइप। इस हिसाब से ये मेरे पास क्या हो गया, ईसी हो गया, ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास गैप हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ईबी हो गया। मैंने कहा इन दोनों पार्टों में ये क्या है मेरे पास पता है भाई, ये वाला है मेरे पास इस हिसाब से पार्ट है, तो पता है ये पूरा इसमें वर्जित बैंड भी इसमें ही आ जाता है इस हिसाब से। ठीक है, मैंने बोला गैप इसमें आ गया, ऐसे ईबी में भी गैप ये वाला कंप्लीट तरीके से क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। जब ये दोनों के दोनों गैप कंप्लीट हो गए, क्या इसमें गैप बचा, तो नहीं बचा। जब गैप नहीं बचा तो नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसमें याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है चालनों में, तो यहाँ से हम कहेंगे इसमें गैप कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है। इसमें गैप जो होता है बीच वाला कैसा होता है, जीरो। इसमें चालन में मैंने बोला चालन के बाद आता है मेरे पास कौन सा, अर्धचालक। भाई कौन सा आते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक में किस हिसाब से होता है, तो देखो भाई अर्धचालक में, अर्धचालक में ऊपर वाला हो गया मेरे पास ईसी, और ये कौन सा हो गया मेरे पास ईबी, ये मेरे पास क्या हो गया ईजी। इसमें क्या चीज रहती है, इसमें देखो ये जो ऊपर वाला और बीच वाला, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो गैप होता है ईजी, सीधी बात जो बीच में ईजी होता है, ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा होता है, कम होता है। कितने से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, थोड़ा सा मामूली से कम गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में हल्का सा टाइम लगता है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की हल्की, यानी कि ये जो होता है अर्धचालक के चालक और विद्युतरोधी के बीच में आता है ये वाला पार्ट। अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो विद्युतरोधी होते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युतरोधी या उसको हम क्या बोल सकते हैं, कुचालक। कुचालक में तीन कंडीशन बनती है, 1 2 3। इसमें ये मेरे पास ईसी होता है, इधर की तरफ क्या होता है, ईजी होता है, इधर की तरफ क्या होता है, ईबी होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो गैप होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ईजी जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, जब गैप ही तुम्हारा बड़ा हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो ये हमारा जो ये किसकी तरह काम करता है, विद्युत की तरह काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या मिलती है, कमी मिलती है। इसके बाद देखो भाई ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, ऊर्जा बैंड पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में क्या होता है कि दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं हमारे पास, एक होता है पी प्रकार के और एक होता है हमारे पास क्या, एन प्रकार के। ठीक है, देखो इसमें मैं कंडीशन बता देता हूँ, पी प्रकार के, एन प्रकार के क्या होते हैं। या पी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पी का मतलब होता है कि पी प्रकार के अर्धचालक पर हमेशा प्रोटॉन की अधिकता होती है, एन प्रकार के अर्धचालक पर न्यूट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, तो एक चीज देखो, जो प्रोटॉन की अधिकता होती है तो उसको हम डिनोट करते हैं भाई किससे, हमेशा जो खाली गोला होता है इससे डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोटर। इससे बोलते हैं इसको कोटर। ये जो होते हैं प्रकार के अर्धचालक, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसको हम किससे करते हैं, एक डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पी ये दोनों मिलकर के जब दोनों पदार्थों को पास में रख देते हैं, तो पता है भाई ये खाली गोले ये भरे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, खाली गोलों को बढ़ते हैं, तो बीच में से कुछ पार्ट यहाँ पर क्या बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को संयोजन करके एक बीच में लेयर का निर्माण कर देते हैं, और जो बीच में ये लेयर बन जाती है, इस वाली लेयर को बोला जाता है अब 6 परत। क्या बोला जाता है, अब 6 परत बोला जाता है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक विभव निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं, देखो भाई यहाँ से एक थोड़ा सा विभव निकल के आता है, जिसको विभव होता है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो एक चीज देखना, यहाँ पर जो ये विभव निकल के आता है इसको हम रोधिका विभव बोलते हैं। कौन सा विभव बोलते हैं, इसको रोधिका विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोधिका विभव। अब एक चीज देखो, इस विभव का यूज हम इसमें नहीं कर सकते, बट वो थोड़ा सा मामूली से निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से इस विभव का यूज किस तरीके से किया जाता है, वो वाला यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि दृष्टिकालिकों में यूज होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब हमने यहाँ पर बीच में ये बना दिया तो ये जो संधि तैयार हो जाती है, इसी संधि को क्या बोला जाता है, पीएन संधि डायोड बोला जाता है। ठीक है, इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इससे आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अग्र अपनत और पश्चापनत। ये कॉन्सेप्ट अगली बार क्वेश्चन बैंक में तुम्हारे में दे रखा है अलग से, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो इधर अग्र अपनत क्या होता है, पश्चापनत क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था पीएन संधि डायोड, अगर मैंने पीएन संधि डायोड के साथ अलग से एक विभवांतर लगाया, यानी मैं विभव लगाया, बैटरी लगाई,
अगर उस बैटरी का पॉजिटिव सिरे से मिल जाता है तो उधर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करने के बाद ये यहाँ से दीवार को दूर करके भागते हैं, और दूर के भागने के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और यहाँ से क्या कर देते हैं, धारा का निर्माण कर देते हैं, यानी धारा निकलने लग जाती है। तो याद रखना, अपने घनत्व में हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है, और जो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है तो उसमें धारा बहती है। क्या होती है, धारा बहती है। लेकिन पश्चिम घनत्व में क्या होता है, इसमें नेगेटिव, और देखो इधर दोनों को बनाती है, इधर एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मैंने बोला नेगेटिव पॉजिटिव से मिल गया, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव को मिला लेंगे तो ये अलग बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, क्या इसमें धारा बहेगी, नहीं बहती है। तो ध्यान रखना, जब नेगेटिव पॉजिटिव से मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलता है, तो उसमें धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गए। इससे आगे देखो, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखो उसमें अग्र और पश्चिम का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, वो टॉपिक इसमें रिलेटेड होंगे। अब देखो यहाँ से आता है दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके कारण एसी को डीसी में चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा चार्जर क्या होता है, चार्जर हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी दिवाली पर जलने वाली जो लाइट होती है, छोटे छोटे बल्ब, उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, जो छोटा सा बॉक्स होता है ना, उसमें इस मशीन का यूज होता है। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर दो कुंडलियां ली, दोनों को पास में रखा, मैंने इधर से एसी करंट दे रहा हूं, तो एसी का डायग्राम तो पता है किस हिसाब से बनता है भाई, एसी इस हिसाब से होता है, इसमें पूरे सर्कल इस हिसाब से कंप्लीट बनते हैं। मैंने बोला इससे जो डीसी करंट निकल के आएगा वो इससे रिलेटेड किस हिसाब से होगा, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, मैंने कहा डीसी करंट देखो भाई क्या निकल के आता है, तो हमें भी तो पढ़ना है इसमें डीसी करंट कैसे निकल के आता है। मैंने कहा पहले सबसे पहले भाई ऊपर की तरफ चला, मेरे पास क्या पॉजिटिव, नीचे चला नेगेटिव। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ जाता है भाई, तीन से जुड़ जाता है, तीन प्रकार के अर्धचालक से, तो वहां पर क्या बहने लग जाती है, धारा। मैंने कहा इसमें तो धारा बहने लग जाएगी D1 के कारण, क्या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, भाई यहाँ पर कोई प्रकार का एक प्रकार का क्या इसमें धारा बहेगी, नहीं बहेगी। तो मैंने कहा इससे तो धारा बही, लेकिन कैसी धारा बहने लग गई, पॉजिटिव पॉजिटिव बही। मैंने जितना इस डायग्राम के बारे में बोला, इसमें दो भी लगी भाई, दो इसमें डायोड लगे हुए हैं, डायोड का साइन है, इसी हिसाब से आपको क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है। मैं इस हिसाब से कार्यविधि बताऊं कैसे कार्य करना है, वो कार्यविधि में लिखना है, और डायग्राम इस हिसाब से बनाना है, पूरे नंबर मिलेंगे कंप्लीट एकदम। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा एसी बार बार चक्र चेंज करके नेगेटिव चेंज किया तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो देखना नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो ऊपर से धारा मिलेगी, अब D1 से धारा नहीं मिलेगी, अब D2 से धारा मिलेगी, प्लस एंड प्रो क्या है मेरे पास यहाँ पर तीन प्रकार का अर्धचालक, लेकिन इसमें भी धारा मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, धनात्मक, सेम पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी धारा मिली, इसमें भी धारा मिली। तो एक चीज दिख रही है आप लोग को, ये जो धारा बन गई कैसी तरंग बन गई, ये पूर्ण तरंग बन गई। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग निष्कारी कहते हैं। याद रखना इसका ग्राफ, सेम ग्राफ आपको इसमें लिखना है, जो जो इसमें लैंग्वेज है, यहाँ से डीसी निकलती करंट, इसमें बीच में से एक प्रतिरोध लगा देते हैं, वहां से डीसी करंट निकलता है, एसी हम यहाँ से क्या करते हैं, देते हैं। ये पूर्ण तरंग का हो गया। नेक्स्ट देखो, इसके अगला कौन सा हमारे पास, अर्ध तरंग वाला है। ठीक है, देखो अर्ध तरंग कैसे बनाते हैं। ठीक, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, सेम इसमें बस एक चीज चेंजमेंट आता है, इधर डायोड दो साइड डायोड कितने लगे होते हैं, एक, उसमें लगेगी कितने, दो, एक चीज देना। अब मैंने कहा जब यहाँ से हम चले भाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है जल्दी से बताओ, अभी बताया था मैंने, जब पॉजिटिव यानी किससे भाई पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़ता है, तो वहां पर हमेशा कैसी अभिन्नता की है, अग्रग्रंथ, और अग्रग्रंथ में धारा उत्पन्न होती। तो मैंने कहा पहला जो सर्कल चला उसमें धारा उत्पन्न हो चुकी थी। मैंने कहा अब यहाँ पर ऊपर आ गया नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, देखना नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, धारा होगी नहीं आएगी भाई। मैंने बोला ये पॉजिटिव एंड में जाके नेगेटिव, धारा कैंसिल, तो हमने कहा सेकंड वाली भाई अर्धगोले में धारा आई नहीं आई। फिर अगले में चले तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव भाई उसमें धारा मिल जाएगी, फिर अगली वाली में मिली नहीं मिली, यानी एक को छोड़ करके एक में धारा मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक अर्ध तरंग की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ये क्या हो गया हमारे पास, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बन चुका है। मैंने बोला इसमें लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने कार्यविधि वो कार्यविधि में लिखना है, इसके डायग्राम के बारे में तो वो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि किस हिसाब से ये बनता है। यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मैंने इसमें सेकंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में जितने भी तुम्हें कॉन्सेप्ट कराए जो हर बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएं और आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास। एंड थैंक यू देखने के लिए।